स्टूडेंट्स, तो आज जो यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में जो हमारे टॉपिक आएंगे उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है रासायनिक बलगतिकी के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड आ जाएगा वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोग विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ आ जाएगा प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फिफ्थ टॉपिक हमारा आ जाएगा छद्म कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया। अगला आ जाएगा आपका आरएनए समीकरण। अगला टॉपिक आ जाएगा आपका टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। और उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा संक्रमण अवस्था सिद्धांत। संक्रमण अवस्था सिद्धांत, जिसमें से मोस्टली आज हम लोग जो है 5 टॉपिक जो है इसके उठा देंगे, और कल उसके बाद हम लोग जो है अगले 3 टॉपिक और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट वो भी उठा देंगे। तो पहली बात हम लोग कर रहे हैं अभिक्रिया वेग की। अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो, आपको मैं पहले बता दूं, डेफिनेशन वगैरह जो है वो आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन निकलेगा टू दी पॉइंट अपने बात करेंगे। अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वेग क्या होता है? वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे जो परिवर्तन में समय लगता है वो समय आ जाएगा बटे में। तो ये अभिक्रिया वेग है। अब सांद्रता किसकी बदलेगी? सांद्रता बदलेगी अभिकारकों की या उत्पादों की। तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन जो टाइम कंज्यूम हुआ है उस चेंज में, वो आ जाएगा। अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है बताओ? समय के साथ घटती है या बढ़ती है? अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? समय के साथ घटेंगे या बढ़ेंगे? रिएक्टेंट घटते हैं या बढ़ते हैं? कम होते हैं। कम होते हैं तो माइनस का निशान आएगा रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ते हैं तो प्लस का निशान आएगा प्रोडक्ट के लिए। अब सांद्रता में परिवर्तन को डेल्टा सी और परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। तो अभिक्रिया वेग का सूत्र आता है प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डी सी बटे डी टी। प्लस माइनस डी सी बटे डी टी। डी छोटे परिवर्तन के लिए आता है और डेल्टा बड़े परिवर्तन के लिए आता है। प्लस माइनस डी सी बटे डी टी को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तात्क्षणिक वेग। फिर क्लियर कर ले बात को। अभिक्रिया वेग हो गया प्लस माइनस डी सी बटे डी टी, जहां प्लस किसके लिए आया? प्लस आया उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के लिए, क्योंकि उत्पाद बढ़ते हैं। और माइनस किसके लिए आया? माइनस आया अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के लिए, क्योंकि अभिकारक घटते होते हैं। तो हम जब रिएक्शन लिखेंगे ए बदला है बी में, ए बदला है बी में, तो जब वेग लिखेंगे इसका तो ए के संदर्भ में क्या लिखेंगे? ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। अब लिखेंगे ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये ए के लिए हो गया। और जब इसी वेग को बी के संदर्भ में लिखना चाहेंगे तो बराबर लगाएंगे। बी के लिए क्या आएगा? प्लस, क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है।
बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता को बता रहा है, ठीक है। तो ये भी वेग है, ये भी वेग है, इसलिए एक साथ जब लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, वेग बराबर माइनस ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय बराबर प्लस बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो ये सूत्र हमारे पास बन जाता है इस रिएक्शन का। अब मान लो ये है 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी, तब हम लोग क्या करेंगे, जो गुणा में राशि होती है वेग में वो ले आते हैं बट्टे में, गुणा वाली राशि बट्टे में। तो अब इस रिएक्शन का वेग अपने को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वेग बराबर गुणा वाली राशि बट्टे में आ जाएगी। तो ए अभिकारक है, अभिकारक के लिए माइनस का निशान लगाओगे क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है। गुणा वाली राशि बट्टे में ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय बराबर बी उत्पाद है तो प्लस बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। ये प्लस लगा हुआ नहीं आएगा क्योंकि अंडरस्टूड है कि प्लस होता है ना, प्लस होता है, ये अंडरस्टूड है। अब ये संबंध पूछ सकता है आपसे, 2a इक्वल टू बी के लिए सही संबंध है, तो सही संबंध ये भी दे सकता है आपको कि डी ए बट्टे डी टी माइनस बराबर 2db बट्टे डी टी। ये भी सही है। कैसे सही है, क्योंकि जो इसके बट्टे में 2 था, जो बट्टे में 2 था, जब आप उसको इधर ले आओगे तो किस में जाएगा बताओ, वो गुणा में जाएगा ना, समझ गए। तो ए वाला जो 2 बट्टे में था उसको बी वाली साइड लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा वो, तो उसने बी वाली साइड उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। तो माइनस डी ए बटा डी टी बराबर 2db बटा डी टी, ये भी सही है रिलेशन बिल्कुल। और इस माइनस को हटा के वो इधर भी लगा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। वो उससे फर्क नहीं पड़ता है आंसर में कोई, तो वो उसका रिलेशन जो है ऑप्शन में आप चेक कर लेना है कि उसने कोई पक्षांतरण वगैरह किया है तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर देना है। अब जैसे ये दे दे 2a प्लस बी इक्वल टू 3c, 2a प्लस बी इक्वल टू 3c कैसे लिखेंगे। अब ए अभिकारक है माइनस गुणा वाली राशि बटे में ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर बी के लिए क्या लिखेंगे, बी भी अभिकारक है, बराबर का निशान ही आएगा, सबके लिए वेग अलग अलग है ना। ये ए के लिए ए के संदर्भ में लिख दिया, बी के संदर्भ में लिखना है, बी भी अभिकारक है, अभिकारक के लिए माइनस बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर सी के लिए क्या लिखोगे, सी के लिए, सी क्या है, उत्पाद है, तो प्लस गुणा वाली राशि बटे में सी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय हो जाएगा। समझ आ गई बात। ऐसे ही कोई रिएक्शन भी दे सकता है वो, जैसे दे देगा N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, वेग बराबर N2 अभिकारक है तो माइनस N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर H2 भी अभिकारक है तो माइनस गुना वाली संख्या बट्टे में H2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, NH3 उत्पाद है तो प्लस गुना वाली राशि भाग में NH3 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। समझ गए। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएंगे सारे। अब यहां से न्यूमेरिकल भी उठ सकता है। न्यूमेरिकल से पहले अभिक्रिया वेग का मात्रक देख लो। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या था, वेग सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया का जो वेग था वो सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता का मात्रक है, सांद्रता का मात्रक है ये, मोल प्रति लीटर। और जब लीटर को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बताओ, लीटर इनवर्स।
तो सांद्रता का मात्रक हो गया मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। सेकंड को भी ऊपर ले जाओ क्योंकि समय तो बटे में है, तो सेकंड भी मैंने बटे में लगा दिया। अब सेकंड को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा बताओ? जब सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो, अगर हम सेकंड को ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो क्या बन गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये बन गया अभिक्रिया वेग का मात्रक, अभिक्रिया वेग का मात्रक। समझ गए? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब क्वेश्चन कैसे देगा आपको? जैसे दे देगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3c, अभिक्रिया में a के लुप्त होने का वेग, a घटेगा है ना, समय के साथ साथ घटेगा, घटने का वेग भी कह सकता है। a के लुप्त होने का वेग 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो B के लुप्त होने तथा C के बनने का वेग क्या होगा? यह प्रश्न उसने हमने को दे दिया। प्रश्न दिया उसने, फिर क्लियर कर ले बात को कि A के लुप्त होने का वेग 4 इंटू 10 की -4 है, तो B के लुप्त होने और C के बनने, क्योंकि B भी अभिकारक है, B भी घटेगा, है ना। इसको मैं हमेशा एक सिंपल तरीके से बताता हूं। A कितने हैं? A कितने हैं रिएक्शन में? A कितने मोल है? 2 मोल है। तो ये मान लो 2 टॉफियां हैं, ये 2 टॉफी हैं, 2 टॉफी या 2 रबड़ हैं, 2 पेंसिल हैं, जो भी माने आप, ये 2 टॉफी हैं। B कितनी है? B 1 है, तो 1 टॉफी है। मैं कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और C कितने हैं? C 3 है, तो ये 3 टॉफी है, 3 टॉफी है। अब उसने आपको ये बता दिया, ये 2 टॉफियां, A का रेट बताया उसने, A का, यानी 2 टॉफियों के 4 रुपए लगते हैं। ये 2 टॉफियां थी, तो उसने ये बता दिया 2 टॉफियों के 4 रुपए लगते हैं। तो आप बताओ 1 टॉफी के कितने रुपए लगेंगे? बताओ, साफ दिख रहा है अपने को। 2 टॉफियों के 4 रुपए लगे तो 1 टॉफी के कितने रुपए लगेंगे? 2 रुपए। तो B का वेग निकल गया 2 इंटू 10 की -4। भाई जब 2 टॉफियों के 4 रुपए लगे तो 1 टॉफी के 2 रुपए लगे। समझ गए? तो बताओ फिर 3 टॉफियों के कितने रुपए लगेंगे? 3 टॉफियों के 6 रुपए। तो B का वेग, C का वेग निकल गया 6 इंटू 10 की -4। तो मिनट लगता है, कोई फार्मूला नहीं लगाना आपको। तो B के लुप्त होने का वेग निकल गया 2 इंटू 10 की -4 और C के बनने का वेग निकल गया 6 इंटू 10 की -4। समझ गए? एक क्वेश्चन और देखो इसी तरीके का। जैसे उसने कह दिया 2a प्लस बी इक्वल टू 3c। अब उसने कहा C के बनने का वेग 9 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो A व B के लुप्त होने का वेग क्या होगा? तो C के बनने का वेग 9 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो A व B के लुप्त होने का वेग क्या होगा? तो C के बनने का वेग, पहले तो ये देख लो, A कितने हैं? 2, तो यानी ये 2 टॉफियां हैं। B 1 है, तो ये 1 टॉफी है। C 3 है, तो ये 3 टॉफियां हैं। तब उसने आपको 3 टॉफियों का रेट बताया, C का रेट बताया। तो 3 टॉफियों का रेट 9 रुपये है। 3 टॉफियों का रेट 9 रुपये है। तो बताओ 2 टॉफियों का कितना होगा? बताओ, जब 3 टॉफियां 9 रुपये की है, 2 टॉफियां कितने रुपए की आएंगी? 3 टॉफियां अगर 9 रुपये की हैं तो 2 टॉफियां कितने रुपए की आएंगी? कितने की आएंगी?
नहीं पता। 3 टॉफियां 9 रुपए की आ गई, तो 2 टॉफियां कितने रुपए की आएंगी? 6 रुपए की। सही है। और एक टॉफी कितने रुपए की आएगी? 3 टॉफियां 9 रुपए की हैं, तो एक टॉफी कितने रुपए की आएगी? 3 रुपए की। तो ये ए का और बी का वेग निकल गया। समझ आ गई बात? क्लियर है क्वेश्चन? तो बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला टॉपिक, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको यहीं से मिलने वाला है। वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन दे देगा शून्य कोटि के लिए यानी जीरो ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। ऐसे ही दे देगा प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। ऐसे ही दे देगा द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। यूं तो वेग स्थिरांक की इकाई का डायरेक्ट सूत्र याद रखना। क्या सूत्र होता है? वेग स्थिरांक बराबर, वेग स्थिरांक यानी के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स या बटे समय। वेग का क्या था? सांद्रता बटे समय। वेग स्थिरांक का सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि बटे समय, और समय को ऊपर ले आओगे तो समय इनवर्स बन जाएगा। तो जहां वेग था ना, वेग क्या था? सांद्रता बटे समय। वहां आपने वेग स्थिरांक में क्या करना है? सांद्रता की पावर 1 तो है ही, उसमें से कोटि हटा देनी है। सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि बटे समय, ये वेग स्थिरांक की इकाई होती है। और समय को जब ऊपर ले जाओगे तो समय इनवर्स बन जाएगा, समय इनवर्स। अब जैसे आप देखें, मैं यहां कर रहा हूं, के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि और समय को ऊपर ले गए तो समय इनवर्स, ये आ गया। अब अपने पास पहला केस है शून्य कोटि का। शून्य कोटि, तो कोटि शून्य है, तो आप कोटि का मान शून्य रख दें तो क्या बनेगा बताओ? के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि, कोटि क्या है? शून्य, 1 माइनस शून्य समय इनवर्स। 1 माइनस शून्य यानी 1, तो के बराबर सांद्रता की पावर 1 समय इनवर्स। अब सांद्रता क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। अभी ऊपर मात्रक देखा था इसका, मोल लीटर इनवर्स। तो सांद्रता का मात्रक लिख दिया मैंने, मोल लीटर इनवर्स। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और समय के ऊपर इनवर्स है तो सेकंड के ऊपर इनवर्स। तो ये के का मात्रक आ गया शून्य कोटि के लिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ गए? सीधा सोचे, सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स, तो कोटि क्या है? शून्य, तो सांद्रता की पावर 1 माइनस 0 समय इनवर्स, तो सांद्रता की पावर 1 समय इनवर्स। अब सांद्रता का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स। समय का मात्रक क्या है? सेकंड, तो समय पर इनवर्स है तो सेकंड पर भी इनवर्स लगा दे, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये के का मात्रक आ गया शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए के का मात्रक वही होता है जो वेग का मात्रक था। वेग का मात्रक भी यही था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऊपर आपने वेग का मात्रक निकाला था, देखो भी वेग का मात्रक यही था। और यही शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। तो एक प्रश्न यहां भी बन गया, उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसके वेग नियतांक का मात्रक अभिक्रिया वेग के मात्रक के बिल्कुल समान होता है? तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? शून्य। आगे समझ? अब प्रथम कोटि के लिए करना है। प्रथम कोटि के लिए करो। कोटि का मान कितना है? प्रथम कोटि का मान कितना हो गया? 1। कोटि का मान
1, तो यहाँ कोटि का मान 1 रख दो, क्या बनेगा बताओ, k बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस 1 समय इनवर्स। कोटि का मान 1 रख दिया बस, सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि था, 1 माइनस कोटि, तो आपने कोटि का मान 1 रख दिया, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, सांद्रता की पावर 0 समय इनवर्स, और सांद्रता की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो क्या आ गया समय इनवर्स, और समय का मात्रक क्या है सेकंड। तो प्रथम कोटि के लिए जो वेग नियतांक का मात्रक है वो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि का निकाल सकते हो, क्या होगा द्वितीय कोटि में, कोटि कितनी है, जब अगला द्वितीय कोटि कह रहे तो कोटि कितनी है 2, तो आप जो कोटि है उसका मान 2 रख दें, तो क्या बनेगा सांद्रता की पावर 1 माइनस 2 समय इनवर्स, सांद्रता की पावर 1 माइनस 2 समय इनवर्स, 1 माइनस 2 का मतलब क्या है -1 समय इनवर्स। अब सांद्रता का मात्रक क्या है मोल लीटर इनवर्स, ऊपर क्या है -1, सांद्रता के ऊपर भी -1 है, तो सांद्रता का मात्रक कर दिया मोल लीटर इनवर्स, उसके ऊपर -1 है, तो मोल लीटर इनवर्स ऊपर भी -1 है, समय का मात्रक सेकंड फिर इनवर्स। अब इस -1 को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा मोल इनवर्स लीटर माइनस माइनस प्लस हो गया, मोल का तो -1 हो गया, लीटर माइनस माइनस प्लस हो गया, और सेकंड इनवर्स बन गया। तो ये के का मात्रक आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि के लिए, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये द्वितीय कोटि के लिए के का मात्रक है, तृतीय के लिए बना सकते हो, लेकिन द्वितीय तक आपका प्रश्न उठ जाता है। समझ आ गई बात, लग गया पता। अब हम बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया की। शून्य कोटि, कोटि ध्यान रखना, कोटि जो होती है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि वेग जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के, अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के, या अभिकारक की सांद्रता के। और कोटि जो होती है ना वो उसकी पावर में लिखी जाती है, कोटि कहाँ लिखी जाती है उसकी पावर में। तो वेग समानुपाती, अगर अभिकारक की पावर 0 कर दिया तो शून्य कोटि होगी, अभिकारक की पावर 1 कर दूंगा तो प्रथम कोटि हो जाएगी, और अभिकारक की पावर 2 कर दूंगा तो द्वितीय कोटि हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, वेग समानुपाती है अभिकारक की पावर कितनी 0, अभिकारक की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि ले रहा हूं, पावर कोटि होती है। ठीक है, समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा यहां नियतांक लगाऊंगा, और नियतांक लग गया के, और किसी भी अभिकारक की पावर सांद्रता की पावर 0 है, और किसी की पावर 0 का मान कितना होता है, जैसे अभिकारक को हमारी बुक्स में आर लिखा होता है, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं अकॉर्डिंग टू बुक्स। फिर फार्मूला मैं बिल्कुल शॉर्ट में लाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में उसने डायरेक्ट कहा हुआ है नो डेरिवेशन, यानी आपको सीधा फार्मूला चाहिए। ठीक है, नो डेरिवेशन वो कहते हैं। तो वेग समानुपाती अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर लगा दी 0, वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की पावर 0, और समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो के लगाऊंगा, अभिकारक की सांद्रता की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो वेग बराबर के। अब वेग का सूत्र क्या था बताओ, वेग का सूत्र सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब सीधा देखना, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बराबर के। मैंने वेग का सूत्र लिख दिया, वेग का सूत्र यही था, ये आ गया वेग बराबर के, वेग बराबर के, तो के का सूत्र मेरे को निकालना है, तो वेग का सूत्र मेरे को पता है सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब मान लो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आर नोट है, आर नोट, और टी समय पर अभिकारक की सांद्रता आर है,
प्रारंभिक सांद्रता आर नोट है और टी समय पर आर है, तो बताओ कितना परिवर्तन हुआ। अगर प्रारंभिक सांद्रता 10 है और टी समय पर 4 होगी तो बताओ कितने का परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक सांद्रता 10 है और टी समय पर 4 होगी तो बताओ कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन आया। 10 से 4 होगी, कितने का परिवर्तन आ गया 10 से 4 होने में। आया कोई परिवर्तन क्या। 6 यूनिट का आ गया, 6 का परिवर्तन आ गया। अब प्रारंभिक सांद्रता आर नोट है, आपने 6 कैसे निकाला, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, 6 निकाल लिया आपने। अब मैं यही कह रहा हूं प्रारंभिक सांद्रता आर नोट है और टी समय पर आर होगी तो कितने का परिवर्तन आया बताओ। आर नोट माइनस आर का, तो सांद्रता में परिवर्तन हो गया आर नोट माइनस आर, और परिवर्तन में लगा समय आ गया टी, क्योंकि पहले प्रारंभिक था मतलब 0 समय पर था, अब टी समय पर है तो यानी परिवर्तन में लगा समय टी बराबर के। ये उत्तर आ गया सीधा शून्य कोटि का, डायरेक्ट आंसर आ गया शून्य कोटि का। के बराबर आर जीरो माइनस आर अपॉन टी, के बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन टी, या आर जीरो माइनस आर, जो भी आप पढ़ते हैं, ये हमारे पास शून्य कोटि के लिए के का आंसर आ गया। समझ गए, क्लियर। अब मेरे को निकालना है प्रथम कोटि का। अब प्रथम कोटि का मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कैसे। प्रथम कोटि के लिए के बराबर, प्रथम कोटि में आपने क्या करना है, नेचुरल लोग ले लेना है, नेचुरल लोग। कैसे, के बराबर टी बटे में है तो टी बटे में रहने दो 1 बटे टी, यहां नेचुरल लोग लगा दो बस, यहां भी नेचुरल लोग, यहां भी नेचुरल लोग, बस ये प्रथम कोटि बन गई। शून्य कोटि में अगर मैं नेचुरल लोग लगा दूं तो प्रथम कोटि बन जाती है, मेरे को डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। शून्य कोटि में नेचुरल लोग लगाना है, तो शून्य कोटि क्या था, के बराबर आर नोट माइनस आर बटे टी। अब शून्य कोटि में मैंने यहां नेचुरल लोग, यहां भी नेचुरल लोग, ये उत्तर आ गया प्रथम कोटि का। अब बताओ क्या हुआ, के बराबर टी तो बटे में रह गया 1 अपॉन टी, और माइनस वाला लोग कैसे लिखा जाता है, माइनस वाला लोग, जैसे मेरे को ये करना है लोग ए माइनस लोग बी, तो इसका अर्थ क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी का लोग ए बटा बी, माइनस वाला लोग बटे में लिखा जाता है, माइनस वाला लोग बटे में लिखा जाता है। तो क्या बनेगा बताओ, ये बना नेचुरल लोग आर नोट माइनस नेचुरल लोग आर, टी बटे वाला बटे में ही आ गया, तो क्या बनेगा नेचुरल लोग आर नोट बटे आर। ये प्रथम कोटि का उत्तर आ गया। समझ गए, एक बार फिर रिपीट करता हूं बात को, देखो शून्य कोटि, शून्य कोटि में क्या था बताओ, शून्य कोटि में वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की पावर 0, समानुपाती का निशान हटाया, मैं नियतांक लगा दूंगा, आर की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो वेग बराबर के, वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो प्रारंभिक सांद्रता आर नोट माननी, अंतिम सांद्रता आर माननी, परिवर्तन में लगा समय टी मानना, बराबर के सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये लिख दिया, शून्य कोटि का उत्तर तैयार है। क्लियर, समझ आ गई बात। अब प्रथम कोटि में क्या करूंगा, प्रथम कोटि में उत्तर शून्य कोटि वाला ही, आर नोट माइनस आर बटे टी, सिर्फ फर्क क्या डालूंगा बताओ, इससे पहले नेचुरल लोग लगा दूंगा बस, तो क्या बनेगा बताओ, के बराबर 1 अपॉन टी, नेचुरल लोग आर नोट माइनस नेचुरल लोग आर, और माइनस वाला जो लोग होता है वो बट्टे में आ जाता है, ये लो, ये प्रथम कोटि का उत्तर आ गया। और नेचुरल लोग को जब लोग बेस 10 में बदलते हैं तब क्या करते हैं, जब नेचुरल लोग को लोग बेस 10 में बदलते हैं तब क्या करेंगे, 2.303 का गुणा कर देते हैं, तो ये बन गया 2.303 बट्टे टी लोग आर नोट बट्टे आर। ये आंसर आ गया जब नेचुरल लोग को लोग बेस 10 में बदल दिया, यानी सिंपल लोग में कन्वर्ट कर दिया, तब 2.303 का गुणा कर दिया जाता है, तो के बराबर 2.303 बटे टी लोग आर नोट बटे आर, ये प्रथम कोटि बन गई।
समझ आ गई बात। तो शून्य कोटि में नेचुरल लॉग जोड़ा, प्रथम कोटि बन गई। अब आती है द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि में क्या करेंगे देखो, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि में k बराबर 1/t तो रहना ही रहना है, t तो बटे में आना ही आना है, सबके बटे में आना है, ठीक है। k बराबर 1/t तो आना ही आना है। अब द्वितीय कोटि में क्या करते हैं, ये जो सेम टू सेम आ जाएगा शून्य कोटि वाला ही, r नोट माइनस r, सेम टू सेम r नोट माइनस r, और बटे में इनका गुना आ जाता है r नोट इंटू r। ये द्वितीय कोटि का उत्तर है। k बराबर 1/t, ऊपर तो वही आ जाएगा शून्य कोटि वाला ही, r नोट माइनस r, और बटे में उन दोनों का गुना आ जाएगा r नोट इंटू r। ये द्वितीय कोटि का आंसर है। अब ये डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, ये आप पूरा सोच लो भाई, वेग समानुपाती r की पावर 0, समानुपाती का निशान हटाया, k लगाया, r की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो वेग बराबर k, और वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे समय t, तो k बराबर r नोट माइनस r बटे t। प्रथम कोटि का करेंगे जब उत्तर, तो क्या करेंगे, प्रथम कोटि में क्या किया, क्या किया प्रथम कोटि में, क्या फर्क किया शून्य कोटि और प्रथम कोटि में, शून्य कोटि का उत्तर था। प्रथम कोटि में यहां नेचुरल लॉग लगा दिया, और माइनस वाला लॉग कहां चला जाता है, बटे में, तो ये बन गया नेचुरल लॉग r नोट माइनस r, ठीक है, बटे में t तो आना ही आना है। और नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.303 का मल्टीप्लाई करके नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। द्वितीय कोटि का सेम है शून्य कोटि वाला ही, शून्य कोटि वाला सेम लिख दो, k बराबर 1/t r नोट माइनस r, और क्या करेंगे, बट्टे में r नोट इंटू r कर देंगे। ये द्वितीय कोटि का आंसर आ गया। तो ये तीनों आंसर बिल्कुल शॉर्ट में आ गए, नो डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन हमने नहीं की। हो जाएंगे तैयार, मैंने न्यूमेरिकल कराने हैं इनके कल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल उठाने हैं मैंने, समझ आ गया है। अब एक हमारी बुक में x करके लिखा होता है या a करके लिखा होता है, वो क्या है, हमारी बुक ये मानती है कि जो शुरू में सांद्रता है, जो r नोट है, वो तो है a, r नोट को स्मॉल a माना है, और जो r है उसको ये माना है कि a माइनस एक्स है, वो भाई कुछ सांद्रता घट गई, शुरू में कितनी थी a, अभिक्रिया में x अभिकारक इसने ये माना कि यूज हो गए, x अभिकारक अभिक्रिया में खत्म हो गए, तो शुरू में a लिए थे, x अभिक्रिया में खत्म हो गए, तो बचे कितने a माइनस एक्स, सही है, इतने बचेंगे ना भाई। अभिकारक मान लो मैं 500 ग्राम चीनी ले आया, 100 ग्राम मैंने यूज कर ली, तो कितनी बची बताओ, 100 ग्राम यूज कर ली, कितनी बची, 400 ही बची, 500 माइनस 100, 500 ग्राम चीनी लाया था, 100 ग्राम मैंने यूज कर ली, तो बची कितनी 400, यानी 500 माइनस 100। ऐसे ही इसने लिखा है भाई, अभिकारक ए लाया था, एक्स मैंने यूज कर लिए, तो बचे हुए अभिकारक कितने ए माइनस एक्स। तो वो जो a और a माइनस एक्स वाला फार्मूला करके किया होता है ना, उसमें ये मानता है कि r नोट जो है वो a है, और जो r है वो a माइनस एक्स है, तो आप r नोट की जगह a लिख दो और r की जगह a माइनस एक्स लिख दो, तो आपको वो उत्तर भी मिल जाएगा। करके देख लो, जैसे इसका लिखा होता है k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब देखो शून्य कोटि का k इक्वल टू एक्स अपॉन टी आता है कि नहीं आता, शून्य कोटि का क्या था, k बराबर r नोट माइनस r बटे टी, r नोट माइनस r बटे टी। r नोट की जगह क्या लिख दोगे, स्मॉल a, तो r नोट की जगह मैंने स्मॉल a लिख दिया, माइनस ये वाला माइनस लगा दिया। अब r की जगह मैं लिख दूंगा a माइनस एक्स, और बटे में t है ही, तो क्या बन गया, k बराबर a का a आ गया, माइनस का माइनस a आ गया, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस a बन गया, और माइनस माइनस प्लस बन गया, तो प्लस x बट्टे टी, तो a से a कट गया, तो आ गया x बट्टे टी। समझ गए। तो r नोट को क्या मानता है, वो a मानता है, और r को क्या मानता है, a माइनस एक्स मानता है। तो कॉमन सी बात है,
पहले सांद्रता ए थी, बाद में ए माइनस एक्स होगी, तो सांद्रता में परिवर्तन एक्स का ही हुआ, सीधा ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि अपना सूत्र क्या था, के क्या था, के था सांद्रता में परिवर्तन। अब हमने ये कहा प्रारंभ में ए थी, बाद में ए माइनस एक्स होगी, तो परिवर्तन कितने का हुआ, एक्स का ही तो हुआ, तो सांद्रता में परिवर्तन एक्स बटे परिवर्तन मिल गया समय टी, तो एक्स बटे टी उत्तर आ गया। समझ आ गई बात। अब आगे चलें, प्रथम कोटि का उत्तर क्या लिखा होता है उन बुक्स में, के बराबर 2.303 बटे टी लोग आर नोट की जगह क्या लिख दोगे, ए, आर नोट की जगह ए बटे आर की जगह क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। अब दोनों में से जो फार्मूला दिया है वो दोनों आपके सामने, ठीक है। अब द्वितीय कोटि पे चलो, द्वितीय कोटि क्या था, आर नोट माइनस आर, यानी सांद्रता में परिवर्तन कितने का हुआ बताओ, सांद्रता में परिवर्तन कितने का हुआ बताओ, सांद्रता में परिवर्तन प्रारंभ में ए मानी थी, बाद में ए माइनस एक्स होगी, तो सांद्रता में परिवर्तन कितने का हुआ, आर नोट माइनस आर, यानी सांद्रता में परिवर्तन कितने का हुआ, एक्स का बटे आर नोट, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए इंटू आर, यानी बाद वाली सांद्रता कितनी है, ए माइनस एक्स। तो ये उत्तर आ गया उन बुक्स का, के इक्वल टू 1/t एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये उन बुक्स का उत्तर है जिसमें इसको ए और ए माइनस एक्स मानना होता है। तो ये तीनों आंसर आपके सामने है। अब आपको कोई डाउट है इन तीनों में तो आप कंसल्ट कर सकते हो। समझ आ गई बात। अब एक बार फिर आंसर देख लें इनके। तो शून्य कोटि का आंसर क्या था, के बराबर शून्य कोटि का के बराबर आर नोट माइनस आर बटे टी। प्रथम कोटि का के बराबर 2.303 बटे टी लोग आर नोट बटे आर। और द्वितीय कोटि का के बराबर 1/t आर नोट माइनस आर बटे आर नोट इंटू आर। ये था। अब क्या कहता है, एक टॉपिक आता है अर्धायु काल, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं मेन बातें बता रहा हूं आपको सारी। हाफ लाइफ टाइम, टी के पैर में आधा लगा देते, क्या होता है बताओ अर्धायु काल। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ। अर्धायु काल वह समय होता है जिस पर आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, जिस पर आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। तो पहले अभिकारक कितने लिए थे मैंने बताओ, प्रारंभ में क्या मानने थे, प्रारंभ में अभिकारक क्या मानने थे बताओ। प्रारंभ में सांद्रता क्या ली थी अभिकारकों की, प्रारंभ में की सांद्रता आर नोट, आर नोट। अब मैं ये कह रहा हूं अर्धायु काल, अगर मैं समय को अर्धायु काल ले रहा हूं, यानी टी की जगह टी हाफ लिखता हूं, टी की जगह हाफ लाइफ टाइम लिखता हूं, टी हाफ लिखता हूं, तो आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। तो बचते कितने हैं बताओ, फिर बचे हुए कितने होंगे बताओ, बचे हुए अभिकारक कितने होंगे। अगर आधे अभिकारक उत्पाद में बदल गए तो बचे हुए जो अभिकारक थे, जिसको मैं आर लिख रहा था, आर बचे हुए अभिकारक थे, वो कितने होंगे बताओ। तो शुरू में मैंने 500 ग्राम चीनी ली, अब हम कह रहे हैं अर्धायु काल वह है जिस पर मैंने 250 ग्राम यूज कर ली, तो बची कितनी बचेगी, आधी बचेगी, सही है। तो प्रारंभ में मैंने कितने लिए, आर नोट। अब इसके आधे उत्पाद में बदल गए तो बचे हुए क्या होंगे, बचे हुए आर नोट के आधे बच जाएंगे, आर नोट के आधे यानी आर नोट बटे 2। समझ आ गई बात। तो अर्धायु काल पर क्या होता है, जब मैं टी को टी हाफ लिख देता हूं तो जो आर होता है ना बचा हुआ अभिकारक, वो अब शुरू वाले अभिकारकों का आधा होता है, क्योंकि अर्धायु काल वह समय होता है जिस पर आधे अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं तो आधे बच जाते हैं। तो जब जब मैं यहां टी हाफ लिखूंगा तो मैं आर की जगह आर नोट बटे 2 लिखूंगा, आर की जगह बचे हुए अभिकारक जो है आर नोट बटे 2 लिखूंगा, यानी पहले वाले के आधे। तो जब भी मैं यहां टी हाफ करूंगा
तो मैं आर की जगह आर नोट बट्टे 2 करूंगा। मैं जब यहाँ टी हाफ करूंगा तो आर की जगह आर नोट बट्टे 2 करूंगा, आर की जगह आर नोट बट्टे 2 करूंगा। समझ आई बात है नहीं आई बताओ? आगे समझ? क्लियर है? निकाल दूं आंसर सारे? सर एक बार वापस बता दो। फार्मूले क्लियर है? अब पहले ये बताओ हाफ लाइफ टाइम होता क्या है? हमने प्रारंभ में विकारक मानने हैं भाई, प्रारंभ में कितने विकारक हैं? प्रारंभ में जो विकारक की सांद्रता है वो हमने माननी है आर, ठीक है, आर। और जो बचे हुए विकारक हैं यानी टी समय के बाद, बचे हुए टी समय पर है, बचे हुए कितने बच गए? आर बच गए। हमने ये माना है कि बचे हुए आर हैं, ठीक है। तो ये 0 समय पर हो गया शुरू में, और ये टी समय पर हो गया। टी समय पर जो बचे हुए हैं वो आर है। अब आप मेरे को ये बताओ हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? जब अभिकारकों की संख्या आधी रह जाए, आधी रह जाए यानी बचे हुए जो है वो पहले वाले के आधे हैं। तो पहले कितनी थी? आर नोट माननी थी, आर नोट, आर नहीं आर नोट, पहले आर नोट माननी थी, है ना। तो जो बचे हुए हैं वो प्रारंभ के आधे हैं। प्रारंभ में कितनी थी? आर नोट। आर नोट का आधा क्या लिखोगे बताओ? आर नोट बाय 2। तो बचे हुए आर नोट बाय 2 हैं। तो यानी आर जो है, बचे हुए विकारक जो आर मान रहे थे वो आर नोट बाय 2 है। समझ आ गई बात? कब? कब? जब टाइम जो होगा ना वो हाफ लाइफ टाइम होगा, यानी टी हाफ होगा। तो टी की जगह आप टी हाफ लिख दो, तो जो बचे हुए विकारक होंगे वो पहले वाले के आधे होंगे। तो अब आपका शून्य कोटि, 0 ऑर्डर, उसका क्या फार्मूला था बताओ? शून्य कोटि का के बराबर आर नोट माइनस आर बट्टे 2, सॉरी टी, के बराबर आर नोट माइनस आर बटे टी, है ना। अब टी की जगह कर दो टी हाफ, टी की जगह टी हाफ कर दो। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? जब समय टी हाफ के बराबर है, जब टी बराबर टी हाफ है, तो जो बचे हुए विकारक होते हैं वो पहले वाले विकारकों के आधे होते हैं। समझ आई बात? जब टी बराबर टी हाफ है तो जो बचे हुए विकारक होते हैं वो पहले वाले के आधे होते हैं। बस आपने यही करना है। अब टी को टी हाफ कर दो तो जो बचे हुए विकारक हैं वो पहले वाले के आधे हैं, आर 0 बट्टे 2 हैं, आर नोट बट्टे 2 हैं वो। तो पूरे आर नोट में से आप आधा आर नोट घटाओगे तो क्या बचेगा बताओ? पूरे आर नोट में से आधा आर नोट घटाओ, क्या बचेगा? आधा आर नोट बच जाएगा। तो क्या बनेगा? के बराबर आधा आर नोट, यानी आर नोट बट्टे 2 और बट्टे में टी हाफ तो है ही है, सही है। अब आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है यानी टी हाफ निकालना है, तो आप टी हाफ को इधर ले आओ तो के इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ? टी हाफ बराबर आर नोट बाय 2 के। ये आंसर आ गया 0 ऑर्डर का। ये करके देख लेना डेरिवेशन, ठीक है। टी हाफ बराबर आर नोट बाय 2 के। क्लियर? अब फर्स्ट ऑर्डर पर आओ। फर्स्ट ऑर्डर पर क्या होगा बताओ? फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या था? प्रथम कोटि, हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। के बराबर 2.303 बट्टे टी लोग आर नोट बट्टे आर। तो जब मैं टी को टी हाफ कर दूंगा तो जो बचे हुए विकारक है वो क्या होंगे? पहले वाले के आधे हो जाएंगे, यानी जो आर है वो आर नोट बट्टे 2 हो जाएगा। समझ गए? आर की जगह आर नोट बटे 2 लिख दिया। कब? जब टी को टी हाफ लिख दिया। अब क्या होगा? आर नोट से आर नोट कट जाएगा और ये बट्टे वाला 2 कहां चला जाएगा बताओ? बट्टे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, यानी log 2 बन गया। तो क्या बन गया? के बराबर 2.303 बट्टे टी हाफ log 2। log 2 का मान कितना होता है बताओ? log 2 का मान log 2 का मान मैं log वैल्यू सारी डाल दूंगा आज ग्रुप में, ठीक है। log वैल्यू आप लोग देख लेना। log 2 का मान होता है 0.3010,
log 2 का मान 0.3010, सोल्व करो। 2.303 इंटू 0.3010 क्या बनेगा बताओ? 0.693 बटे टी हाफ, टी हाफ का टी हाफ आ गया 0.693 बटे टी हाफ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 बाई टी हाफ। अब टी हाफ का फार्मूला निकालना है आपको, फार्मूला चाहिए हाफ लाइफ टाइम का, टी हाफ का। तो टी हाफ आप इस साइड ले आओ, के इधर आ जाएगा बट्टे में, तो क्या बन जाएगा? टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। समझ आ गया? क्लियर है? अब सेकंड ऑर्डर का बताओ, द्वितीय कोटि का। द्वितीय कोटि क्या था? के बराबर 1/t, 1/t आर नोट माइनस आर बट्टे आर नोट इंटू आर। सही है? अब करो सोल्व। टी को टी हाफ लिखो, टी की जगह टी हाफ लिखो, तो आर नोट ही रहेगा। आर की जगह क्या लिख दोगे? आर की जगह आर नोट अपॉन 2 डिवाइडेड बाय आर नोट ही रहेगा इंटू इस आर की जगह क्या लिख दोगे? आर नोट बाय 2। अब पूरे आर नोट में से आधा आर नोट घटा रहे हो, क्या बचेगा? आधा आर नोट। तो आधे आर नोट से आधा आर नोट कट गया। समझ गए? तो ये पूरा आर नोट है, इसमें से आधा आर नोट घटाओगे तो आधा आर नोट ही बचना है। तो ये हो गया, ऊपर बच गया आर नोट बाय 2, नीचे पड़ा है आर नोट इंटू आर नोट बाय 2। तो आर नोट बाय 2 से आर नोट बाय 2 कट गया, क्या नहीं कटा बताओ? सही है? आधे आर नोट से आधा आर नोट कट गया, तो क्या बना बताओ? के बराबर 1/t हाफ इंटू 1/r नोट। अब टी हाफ को इधर ले जाओ, के इधर आ जाएगा, क्या बनेगा बताओ? टी हाफ बराबर 1/k इंटू 1/r नोट। लग गया पता? यानी ये बात क्या निकलती है? बात ये निकलती है कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, हाफ लाइफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं आपको। जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता आर नोट की पावर 1 माइनस कोटि के। आर नोट की पावर 1 माइनस कोटि के, 1 माइनस एन लिखा होता है बुक में, 1 माइनस एन, या क्या लिखाएगा? टी हाफ। अब मैं अगर इसे 1 माइनस एन को बट्टे में ले आऊं, तो जब बट्टे में आएगा तो पावर उल्टी हो जाएगी। जो एक ऊपर प्लस का है वो नीचे आके माइनस का हो जाएगा, और जो एन ऊपर माइनस का है वो नीचे आके प्लस का हो जाएगा। सही है? ये रिलेशन पूछ सकता है आपसे। अभी कैसे बने मैं वो भी बताता हूं आपको। टी हाफ समानुपाती 1/r नोट की पावर n माइनस 1, यूं भी लिख सकते हैं हम लोग। प्लस वाला पहले लिख दिया n, माइनस वाला बाद में लिख दिया 1। अब क्लियर करो कैसे बना। जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम आया था ना, वो आया था टी हाफ बराबर आर नोट बाय 2 के, ये आया था। यानी इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है या नहीं है बताओ? इसका जो हाफ लाइफ टाइम है जीरो ऑर्डर का, शून्य कोटि का, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। सही है ये बात? दिख रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का क्या आया था? फर्स्ट ऑर्डर का क्या आया था? टी हाफ बराबर 0.693 बाय के, 0.693 बाय के। तो क्या बताओ, इसका अर्धयुकाल आर नोट पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, यानी उसकी पावर 0। तो किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो वो निर्भर ही नहीं करेगा। समझ आ गई बात? अब सेकंड ऑर्डर का क्या आया? टी हाफ बराबर 1/k डॉट 1/r नोट। इसका मतलब इसका जो हाफ लाइफ टाइम है
वो आर नोट के व्युत्क्रमानुपाती है। सही है क्या? यही बनेगा, आर नोट के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने यहीं से निकाला, देखो टी हाफ समानुपाती आर नोट की पावर 1 माइनस कोटि, 1 माइनस कोटि, और कोटि को किससे लिखा हुआ है? एन से। जैसे अब देखो जीरो ऑर्डर है तो आप एन का मान 0 लिखो, 1 माइनस 0 क्या आएगा बताओ? 1 माइनस 0 1, तो ये बन गया, देखो बन गया ये। सही है? तो यहां 1 माइनस एन, अगर प्रथम कोटि है तो प्रथम कोटि के लिए कोटि, कोटि का मान कितना है? एन का मान कितना है? 1, 1 माइनस 1 कितना होगा बताओ? 1 माइनस 1 0, तो ये बन गया, देखो बन गया, लग रहा है पता? अब यहां पावर 1 माइनस एन है, एन का एन कोटि है, अब यहां कहता है सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि, तो एन का मान क्या लिखोगे? एन का मान 2, 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1, और माइनस 1 को बट्टे में लाओगे तो प्लस 1 बन जाएगा। तो ये बन गया, देखो बन गया। क्लियर है बात? तो रिलेशन क्या निकला? हाफ लाइफ टाइम और अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता में संबंध है। तो हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट की पावर 1 माइनस एन, जहां एन क्या है? एन कोटि। लग गया पता? आगे समझ इतनी बात? और अगर मैं बट्टे में लाऊंगा तो क्या लिखूंगा? बट्टे में लाऊंगा तो बट्टे में ऊपर जो घात प्लस में होती है वो नीचे आके माइनस में हो जाती है, तो क्या लिखूंगा? आर नोट की पावर एन माइनस 1। बट्टे में लिखूंगा तो यूं लिखूंगा। और अगर पेपर में ए वाला रिलेशन देता है तो आर नोट की जगह वो ए लिख देगा, बस आर नोट की जगह ए लिख देगा। वो ऊपर बताया आपको मैंने, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ ए लिख देगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया समझ? क्लियर है? चलें आगे। अब आता है छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब कल आपको मैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इनके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है? मेन फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आता है, एक समझ जाओगे तो सारे समझ जाओगे, क्योंकि वैल्यू वैसे ही पुट करनी होती है। और फिर हम लोग कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और आरएनएस इक्वेशन तीनों कंप्लीट कर देंगे कल। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि और अणु संख्यता का मान बराबर नहीं होता, जिसकी कोटि और अणु संख्यता अलग अलग होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छद्म कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो बहुत ज्यादा ली होती है। एक अभिकारक का आधिक्य होता है, एक अभिकारक का क्या होगा? आधिक्य। दो का भी हो सकता है आधिक्य, आधिक्य होता है। और जिसका आधिक्य होता है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम उसकी सांद्रता बदलनी चाहे ना तो उसकी सांद्रता नहीं बदलती, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किसी भी एक अभिकारक का यहाँ आधिक्य लिया होता है, ठीक है? दो का भी ले सकता है वो, अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, इस तरह का प्रश्न आया भी हुआ है। तो उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जिसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता उसकी कोटि शून्य मानी जाती है। यानी जिसका आधिक्य ले लेगा ना वो, उसकी कोटि कितनी होती है? शून्य, क्योंकि उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता होता हूं हमेशा। नहर है, नहर, नहर है पानी की, ठीक है? पूरी नहर भरी हुई है पानी से। अब आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल दी उस नहर में, नहर के पानी में। क्या नहर का पानी मीठा हो गया? क्या बताओ, क्या नहर का पानी मीठा हो जाएगा कि 1 चम्मच चीनी डालने से? ये बता दो बस। भाई नहर भरी हुई थी पानी से, आप 1 चम्मच चीनी डाला है नहर के पानी में, क्या नहर का पानी मीठा हो गया? क्या नो सर। नहीं हुआ। मतलब नहर के पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ क्या? लोगों को पता लग जाएगा इसमें चीनी मिलाई हुई है? नहीं।
यानी नहर के पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात नहर के पानी की कोटि कितनी है, 0। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका अधिक्य था, बहुत ज्यादा मात्रा थी। सिर्फ चीनी की सांद्रता बदली, जो आपके पास 1 चम्मच चीनी थी वो आपने गवा दी नहर के पानी में डालकर। ऐसे आप घर की टैंकी में 1 चम्मच चीनी डाल के देख लो, क्या पानी मीठा आएगा क्या नीचे टूंटी में? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पानी का क्या है वहां, अधिक्य है, और जिसका अधिक्य होता है उसकी कोटि कितनी मानते हैं, 0। अब जैसे देखो, आपको यूं समीकरण दे देगा एक, जैसे मैं लिख रहा हूं, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका। एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम लिया है, इसमें जल का अधिक्य लिया जाता है, जल का अधिक्य होता है। तो जल की कोटि क्या हो जाएगी, या जल की कोटि 0 है। तो क्या लिखेंगे, वेग समानुपाती है एथिल एसीटेट की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल के समानुपाती होता है वेग। तो वेग समानुपाती एथिल एसीटेट की सांद्रता के इनटू जल की सांद्रता के, पर जल की कोटि 0 है, और कोटि जो होती है वो पावर में लिखी जाती है। क्यों जल की कोटि 0 है? क्योंकि जल का क्या है यहाँ, अधिक्य है। तो जल की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो इसका वेग समानुपाती एथिल एसीटेट की सांद्रता, ये बन गया आंसर। समझ आई बात? ऐसे एक्सेल प्रश्न में आया था। अब आप अपने आप बताना उत्तर। प्रश्न था 2SO2 प्लस O2 अधिक्य 2SO3 के लिए सही समीकरण है वेग समानुपाती SO2 की स्क्वायर इंटू O2, वेग समानुपाती SO3 की स्क्वायर, वेग समानुपाती SO2 की स्क्वायर, वेग समानुपाती SO2 की सांद्रता इंटू O2। बताओ कौन सा रिलेशन सही है, बताओ चारों में से। A, B, C, D, कौन सा रिलेशन सही है बताओ। सी। सी क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। तो 2SO2 है ना, 2SO2 का मतलब क्या है, 2SO2 का मतलब है SO2 प्लस SO2 है ना, 2SO2, SO2 प्लस SO2। मैंने क्या लिखा, वेग समानुपाती SO2 की सांद्रता इनटू फिर SO2 की सांद्रता इनटू O2 की सांद्रता, और क्योंकि O2 का अधिक्य है तो इसकी कोटि क्या आएगी, O2 का अधिक्य तो इसकी कोटि क्या आएगी, 0। O2 की पावर 0, पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो क्या बना, वेग समानुपाती SO2 इंटू SO2, क्या बनेगा, SO2 इंटू SO2, SO2 की स्क्वायर। सी करेक्ट है। समझ आ गया, लग गया पता? तो ये आपके पास छद्म कोटि की अभिक्रिया वाली जो है वो रिलेशन भी आ गया है। अब शून्य कोटि और उनके हाफ लाइफ टाइम आप लोग करके देख लेना, के मात्रक देख लेना, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोग का मैं एक वीडियो डालूंगा क्योंकि कल हमारे को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा वो, और कल हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे।